सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम जनाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब बात होगी। मैं हूं आपकी मेज़बान आमना खटाना। एक मामला उठा था 8 फरवरी 2024 के जो इंतखाबात हैं उसके हवाले से बहुत से क्वेश्चंस रेज़ हो रहे थे। कहा यह जा रहा था कि एक बार फिर ये मामला इल्तवा का शिकार होने जा रहा है। मामला था DROs और ROs की तकर्री का जो नोटिफिकेशन था। PTI इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट पहुंची और उसके बाद हमने देखा कि ये जो मामला था उसको मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन जो नोटिफिकेशन मुअत्तली का जो फैसला था, कल सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से एक अहम डेवलपमेंट की और इस जो मुअत्तल का जो हुआ था नोटिफिकेशन उसको रोक दिया गया। उस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट के मुअत्तल करते हुए उन्हें मज़ीद कार्रवाई से रोक दिया गया। यानी एक जो इबहाम पैदा हुआ था कि 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात अब होंगे या मज़ीद इल्तफा का शिकार होंगे, वो इबहाम कल ख़त्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उन ख़बरों को पसपा कर दिया जो इत्तलात थी उस हवाले से, और ये एक अहम डेवलपमेंट हुई। इसको किस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि कल तनकीद भी हुई लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैक जुम्बश कलम इनकी जानिब से इस अमल को, इंतखाबी अमल को डीरेल करने की कोशिश की गई है। तहरीरी जो हुक्मनामा है वो मैं आपको सुना रही हूँ। और ये भी कहा गया कि जो DROs और ROs को ख़ास तौर पर इंतखाबात के लिए तैनात नहीं किया गया। तैनात अफसरान पहले से बतौर इंतज़ामी अफसर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अब यहाँ पर मामला क्या था, बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो उनके रिजर्वेशंस थे वो रिजर्वेशंस ये थे, उन्होंने कहा कि अदलिया की जानिब से यानी जुडिशल जो वहाँ से DROs और ROs को तैनात किया जाए। लेकिन ये कहा जा रहा था कि अभी बैकलॉग है ज़िली अदालतों में, जिसकी वजह से जजेस अवेलेबल नहीं हैं, वो वहाँ से इंतज़ामात नहीं हो सकते, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने ब्यूरोक्रेसी में से जो ईमानदार अफसरान थे और उनकी जानिब से जो काबिल अफसरान थे उनकी तकर्री के लिए कहा गया था। और उसका जब नोटिफिकेशन सामने आया तो लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला सामने आ गया इस सिलसिले में। अब इस हवाले से PTI को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है बाकी तमाम जमातों की जानिब से। इसी पर हम एक लेने की कोशिश करेंगे, मुख्तलिफ जमातों से हमारे साथ रिप्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट करेंगे उनको। ऐसे ही अब्दुल्ला गुल साहब तज्जियाकार भी हैं और तहरीक जवानाने पाकिस्तान को हेड भी करते हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब्दुल्ला साहब, ये जो कल फैसला आया, एक तो ये कि क्लैरिटी हो गई कि 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन एक तो इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ था, आप समझते हैं कि वो वाकई ही इलेक्शंस को इल्तवा करने के लिए था या उनके रिजर्वेशंस किसी हद तक ठीक भी थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कभी भी कोई मुकम्मल गलत और कभी कोई मुकम्मल सही नहीं हुआ करता। ये गेम है, सियासत की गेम है। जहाँ तक तहरीक इंसाफ की बात है, वो उनको इलेक्शन में इल्तवा शूट करता है। उसकी वजह यह है कि उनकी लीडरशिप जो है वो अंदर मौजूद है और उसके अलावा जो है उनके पास इस तरह से कैंडिडेट्स नहीं है। आपने देखा जिस तरह से दीगर जमातों ने अपने कैंडिडेट्स जो है वो मुख्तलिफ जगह के ऊपर उन्होंने खड़े किए, इस तरह से तहरीक इंसाफ का ऐसा देखने में नहीं आया। फिर तहरीक इंसाफ के अंदर अपने भी बहुत सारे मामलात हैं, ख़ास तौर पे जब से बैरिस्टर गौहर जो है उन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैनशिप ली है, उसके बाद से बहुत सारे ऐसे तहरीक इंसाफ के साथी हैं, दोस्त हैं, जो पुराने लॉयर भी हैं या सियासतदान हैं, फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं, उनको बहुत जो है वो इस बात के ऊपर नागवारी गुजरी है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी किस बुनियाद के ऊपर गौहर साहब को जो है आपने बनाया और हमारी जो 25-25 साल की कुर्बानियां थी उनको बिल्कुल जो है आपने पसे पुश डाल दिया। दूसरी तरफ यह है कि आप अगर लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से देखें और जिन जज साहब के पास ये गया, आपको पता भी है कि फिर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एक्चुअली सरजनिश ही की गई उन मोहतरम जज साहब की, और ये वही हाई कोर्ट है और वही
वही बेंच है और वही जो जज साहब हैं जिनके ऊपर बारहा पीटीआई की जो क़यादत है माजी के अंदर, वो कोई भी मुकदमा हो वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लेके जाया जाता है। इसके ऊपर भी बहुत सारी जो मेरे ख्याल में लोगों को तनकीद है और बहुत सारी सियासी पार्टियों के जो कंसर्न्स हैं वो बड़े जेन्युइन हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है इल्तवा करने का पीछे रीजन होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि उनकी लीडरशिप इस टाइम पे मुकदमे फेस कर रही है, जेल के अंदर है। साहब पहली पार्टी थी जो इलेक्शन मांगती रही और अब से नहीं, कब से इनका मुतालबा था। उसके बाद पीपल्स पार्टी वो भी मैदान में आई, जैसे ही पीडीएम की गवर्नमेंट खत्म हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इलेक्शंस होने चाहिए फौरी तौर पे। ये तो हम दीगर पार्टीज को देख रहे थे कि वो इस सिलसिले में कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन अब ये एक जो नैरेटिव आ रहा है सामने कि जी पीटीआई ने इलेक्शन इल्तवा की कोशिश की, ये कैसे बन गया? अगर उस वक्त भी लीडरशिप जेल में थी? नहीं, ये देख, ये इसको बहुत अहमियत है इसमें समझने की। पहले ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद कोई डील हो जाए, कोई मामलात हो जाएं और उसके अंदर हमारी कोई स्पेस बन जाए, लेकिन जब देखा गया कि ऐसी कोई डील हो नहीं रही, ऐसे कोई मामलात जो है बनते नजर नहीं आ रहे, तो फिर ख्याल ये भी था उस टाइम पे, जब आपने फरमाया दुरुस्त फरमाया, लेकिन उस टाइम पे बहुत सारे लोग जो है तहरीक के साथ मुंसलिक थे। लेकिन अब जब से इनको ये एहसास हो चला है कि मामलात जो है वो बहुत इसके अंदर खतरनाक हद तक जो है वो तब्दील हो चुके हैं, और फिर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो मामलात हैं वो जिस तरह से सामने आए, उसके बाद लोग सर पे पैर रख के जो है वो भाग गए और सरपट जिसको कहते हैं कि उनको समझ नहीं आया कि वो क्या करें। इसलिए फिर वो एक जो नया उनकी थ्योरी थी उसको वो सामने लेके आए और उसके बाद वो चाहते थे कि इसके अंदर कोई तूल हो जाए ताकि उनकी एक तो पार्टी जो है वो संभल जाए, दूसरी बात यह है कि जो लीडरशिप इस टाइम पे जो है वो अंदर है शायद उसके मुतालिक कोई फैसले आ जाएं, और तीसरा ये है कि बहुत सारे लोग जो इस टाइम पे आपको माजरत के साथ पड़ेगा इस जनाब, एक बार फिर प्रोग्राम की जाने बढ़ते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ महवे गुफ्तगू थे, लेकिन बीच में ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आ गई। अब्दुल्ला साहब सुन रहे हैं तो बताइएगा, जिस तरह से अभी हमारी जो डिस्कशन थी, आप ही कह रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि जो उनकी लीडरशिप है वो या तो जेलों में है या फिर रूपोश है, तो उनको इल्तवा सूट करता था। और वहाँ पे मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कि वो ये कहते रहे हैं कि हम तो पहले भी उस वक्त जब वो रूपोश थे या जेलों में थे उस वक्त भी इलेक्शन मांग रहे थे, सबसे पहले आने वाली मैदान में पार्टी थी। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी यही कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, और यही एतराज़ पीटीआई का था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और उनको आरओज़ और डीआरओज़ जो ब्यूरोक्रेसी से आ रहे हैं वो कैसे इंश्योर कर पाएंगे, जो उनको यहाँ पर टफ टाइम दे रहे हैं जब वो जलसा करने के लिए, वर्कर कन्वेंशन के लिए निकलते हैं। तो ये सारी पाबंदियों के बाद इसलिए ये एतराज़ात सामने आए। इस पर आपका टेक? देखिए जी, डीआरओज़ की आरओज़ की बात क्या पहली दफ़ा मतलब ये आ गई है? इससे पहले कभी ये लोग डीआरओज़ वगैरह मुकर्रर नहीं हुए थे। तब तक ये अच्छे लोग होते थे क्योंकि आपके फेवर में होते थे, और जब आपके फेवर में नहीं होते थे तो फिर ये बुरे होते थे। अभी देखिए ना, मतलब इंसान कैसे बातों को ट्विस्ट करता है। मैं अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और मैं हैरान हो रहा था कि कहा जा रहा था कि हमने हर वादे पूरे किए हैं, तो रोटी कपड़ा और मकान ये वादा जो है क्या पूरा हो गया? लोगों के तो तन से कपड़ा उतर गया भाई, कमाल कर रहे हैं। छत तो कभी दी नहीं थी और रोटी जो है वो आप लोगों ने छीन ली। 30-30 40-40 रुपए की रोटी कर दी। फॉर गॉड से क्या कह रहे हैं? मजलूमों की पार्टी है। मजलूम कौन है मुझे बताएं जरा, लीडरशिप में कौन है जो मतलब बेचारा गरीब है, मजलूम है, कोई हारी है, कोई किसान है, कोई मजदूर है? कौन सी बात करते हैं? क्या मतलब हद हो गई है। और इसी तरीके से वो तहरीक इंसाफ जो है पहले जब 2018 में तब सब ठीक था। सर मजलूमों की पार्टी वो कहते हैं हमने जमहूरियत के लिए हमारी पार्टी ने जो कुर्बानियां दी उसको वो मजलूम से कह रहे होते हैं, और वो उनका कहना है कि हमारी पार्टी के जो लीडरशिप है उनको शहीद किया गया। उस कौन ये बात की? जी देखिए, बात यह है कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ ना कि जो पार्टी का जो बुनियाद है उसको समझने की जरूरत है। वो किस बुनियाद के ऊपर थी? वो बुनियादी तौर पे उन तमाम जो कि अशराफिया है उसके बरअक्स बनाई गई थी। लेकिन अब जो पीपल्स पार्टी है वो तमाम की तमाम अशराफिया के जेर असद और जेर साया पनप रही है। ठीक है, इसी पर पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहिबा भी हमें उनका भी टेक लेते हैं। शैला रजा साहिबा, पहले तो आपको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में।
ये कहिएगा जो अभी एक तो इंतखाबात के हवाले से फ़ैसला आया है, इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं आप? क्योंकि एक रिजर्वेशन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसको खैर बहरहाल एड्रेस नहीं किया गया, वो अपनी जगह पर मौजूद है। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस बिहाफ पे क्या नैरेटिव लेके उतरेगी मैदान में इंतखाबात के लिए, क्योंकि परफॉर्मेंस उनको और दिखाई नहीं दी। दीगर जमातें भी इस हवाले से सवाल उठा रही हैं कि 16 माह की जो PDM की गवर्नमेंट थी उनके साथ भी आप लोग मौजूद रहे और उसके बाद फिर वहीं पे हम देखते हैं कि उन्हीं जमातों के खिलाफ बिलखसूस नून लीग को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन आप लोग भी साथ ही मौजूद थे उस वक्त। शैला साहब अपना माइक म्यूट पे आपका है नहीं जी जी तो मेरी आवाज आ रही है? जी जी क्लियर। तो उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को कहाँ से DRO कहाँ से RO लेने हैं और बस उनको लेने हैं। तो जब दूसरे इदारे अगर उनको इनकार कर देंगे तो उन्होंने ले लिए, लेकिन बहरहाल अब ये मामला हो गया। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यकीनन पंजाब में हम देख रहे हैं कि यूनियन कमेटीज़ के ऑर्डिनेंस निकले, उसमें नून लीग के कौंसलर्स के उम्मीदवार और साबका कौंसलर्स जो हैं वो लिए गए, उनके ज़रिए जो हैं वो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। वो ब्यूरोक्रेट्स जो पसंदीदा थे, जो खुद कह रहे हैं कि हमारी कंपेटेबिलिटी होती है अगर उनको रखा जाए, उनको मिनिस्टर बनाया गया। तो फिर हम ये भी देख रहे हैं कि हमने तो सिंध को तो छोड़ें, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हमारा गवर्नर तक नहीं है, ना गवर्नर हाउस इस्तेमाल हो रहा है हमारे लिए कोई। और इस तरह की बहुत सारी बातों को अगर हम देखें तो कोई हमें ये नहीं कह सकता कि सिंध में किसी जगह हमारा ज़माने का कोई ऑफिसर लगा हुआ है। चौथी बात जो है, जो बात की गई 16 महीने की हुकूमत, तो 3 साल 8 महीने में पाकिस्तान को जिगर खड़ा करके गए थे कि वो डिफ़ॉल्ट हो जाता और पूरी दुनिया में उसकी क्रेडिबिलिटी का सवाल था। उसमें परफॉर्मेंस से ज़्यादा सारा मसला ये था कि आप पाकिस्तान को दुनिया की नज़र में क्रेडिबल बनाएं, लोगों को ये बताएं कि ये रियासत है पाकिस्तान जिसका एक वज़ीर आज़म पूरी रियासत पाकिस्तान को बदनाम कर रहा था कि ये रियासत मायदे करके मुकर जाती है। ऐसी बात नहीं है। मुख्तलिफ पार्टीज़ ने उस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को संभाला और उसकी क्रेडिबिलिटी जो चैलेंज हो रही थी उसको सही किया। दोस्त ममालिक भी जो थे वो देखने को तैयार नहीं थे। आज अगर इस्तेकाम आ रहा है तो वो जो हमने पूरी दुनिया को क्रेडिबिलिटी दिखाई है। रही बात जहाँ पे आप मुल्क छोड़ के गए थे, इससे निकलना आसान तो नहीं था, आपने पूरा मायदे का रुख मोड़ दिया था। अब रह गई बात हमारी शैला साहब हम कंटिन्यू करते हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नून लीग से जहांगीर खान जदून साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे तो मजीद डिस्कशन होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से हम इंतखाबात का जो अब शेड्यूल भी सामने आ गया है उस हवाले से भी बात हो रही थी, दीगर पार्टीज़ की क्या तैयारी है। हमारे साथ जहांगीर खान जदून मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। ये अभी जो कल एक फ़ैसला आया है उसके बाद अभी कहा जा रहा है कि फ़ैसला तो आ गया, लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ास तौर पर उसमें नुमाया है, क्योंकि उन्होंने ये मसला उठाया था कि DROs और ROs जो हैं वो अदलिया की जानिब से आने चाहिए और ईमानदार अफसरान यहाँ पर तैनात किए जाएँ। लेकिन वो मसला तो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हल कर दिया गया है। जो इल्तवा वाला मसला था, अब इलेक्शन इल्तवा का शिकार नहीं होंगे। लेकिन अब ये इंश्योर करवाना कि तमाम पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती है, जिसका एक बात भी की जाती है, क्योंकि PTI ये कह रही है कि हमारे वर्कर्स कन्वेंशन रोके जाते हैं, जलसे नहीं किए जाते, दीगर जमातें जो हैं वो खुलकर मैदान में हैं कैंपेन के लिए। तो ये भी तो एक सवाल अपनी जगह पर मौजूद होगा ना। इलेक्शन के बाद अगर कोई पार्टी जीत भी जाती है फिर उसकी जीत पर एक सवाल या निशान लग जाएगा। ये सिस्टम कब ख़त्म होगा? ये देखें, बेसिकली जो आइन का आर्टिकल 218 और 219 है उसमें किसी और अदारे की एज सच रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सिर्फ इलेक्शन कमीशन जो है पाकिस्तान, उसकी ज़िम्मेदारी है कि इलेक्शन फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट और एज़ पर लॉ करवाए।
अगर वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट पूरा नहीं कर सकता या उसको कोई रुकावटें हैं तो उनको कोई हक नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन में बैठें या उसकी जो हैवी किस्म की सैलरी है टैक्स पेयर की या उसका जितना बजट है वो करें। अब ये किस तरह इंश्योर करेगा? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इक्वल जो है लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। सर मिल रही है फंडामेंटल राइट, तमाम पार्टीज़ को मिल रही है लेवल प्लेइंग फील्ड। देखिए अगर किसी पार्टी को नहीं मिल रही तो उसका राइट बनता है वो एविडेंस के साथ इलेक्शन कमीशन के पास जाए, ये हमारे मसले हैं। अगर नहीं हल करते तो अदालत के पास, अदालत का रास्ता तो है, लेकिन सबसे बुनियादी जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन की है। अगर नहीं मिल रहा किसी पार्टी को तो ये बड़ी ज्यादती होगी। देखिए ये हम और आप और LTV पे बैठ के मसला हल तो नहीं कर सकते। जिस पार्टी को कोई तकलीफ है या वो समझती है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हमारे कन्वेंशन रोके जा रहे हैं, हमारे बंदों को अरेस्ट किया जा रहा है, तो इसमें तो बड़ी मतलब और इससे बड़ी ज्यादती फिर क्या होगी कि अगर किसी पार्टी को नहीं करना चाहिए इस तरह। वो आप जो है, हाँ अगर कोई बंदा किसी ऑफेंस के अंदर इन्वॉल्व है, किसी जुर्म, वो एज पर लॉ उसके साथ डील करना चाहिए। मतलब लॉ जो है उसको इक्वली ट्रीट करना चाहिए और डिस्क्रिमिनेटिंग करना चाहिए। कोई 9 मई के वाक़े में अगर कोई मुलव्वस है या किसी ऐसे ऑफेंस जो समझते हैं कि उसमें मुलव्वस है तो उसके साथ इक्वली ट्रीट करें। लेकिन एक बंदे को अगर वो फ्री है उसको पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त ना देना, ये मेरे ख्याल में फिर बड़ी ज्यादती होगी। किसी भी पार्टी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PMLN हो, जिस तरह PMLN ने जिक्र कर दिया जी कि हमें तो सिंध के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, वो पीपल्स पार्टी भी कह रही है। तो इस तरह ये गिले शिकवे नहीं है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट जो है ये तमाम पार्टियों की कंसेंसस से डॉक्यूमेंट बना था 2017 का, और इसमें जो पहले कवानीन थे इलेक्शन के, जो 5, 6, 7 कवानीन थे, उनको मनसूख करके ये एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट बना था। तो इसमें सारे जो हल मौजूद हैं। ठीक है अब्दुल्ला साहब, ये तमाम पार्टीज इस एक इशू के लिए, क्योंकि हर इलेक्शन के बाद कोई एक जमात धांधली के इल्ज़ाम लगाती हुई दिखाई दे रही होती है और क्वेश्चन कर रही होती है, तो आपने समझते हैं कि तमाम जितनी भी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं उनको बैठकर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए मुतालबा भी करना चाहिए, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बार बार हम बात करते हैं कि एक को मिल रही है दूसरे को नहीं मिल रही, ये इंश्योर करवाना भी तो तमाम जमातों का काम है ना, सियासी जमातों का। तो किस तरह से बैठ के मुतालबा कर सकते हैं? देखें जिस तरह मैंने पहले कहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड या इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट, फेयर, फ्री कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है, किसी का काम नहीं है। ये अदालत का भी काम है। डिमांड तो कर सकते हैं, तमाम जमातें एक पेज पर तो आ सकती हैं इसके लिए। ये जमातें बिल्कुल एक देखें ना, एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, एक बेसिक कंसेंसस जो है, इन्होंने इसलिए तो इलेक्शन एक्ट बनाया है 2017, और इलेक्शन एक्ट में सारा हल मौजूद है। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को गड़बड़ करता है, इस तरह डस्का में की थी, तो वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन ले सकता है। जब आपने किसी डिप्टी कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर कर दिया है तो वो डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन के मतहत है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इलेक्शन की हद तक उसकी सुपरविजन जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास आती है। वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ ले सकता है, एविडेंस लेके आए। मिसाल के तौर पर PTI को अगर ये तकलीफ है जी कि कोई DC लाहौर, DC गुजरांवाला, DC सियालकोट या किसी और जगह पे कोई उनको तकलीफ है, तो वो उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट लेके जाएं इलेक्शन कमीशन के पास। अगर इलेक्शन कमीशन उनकी ग्रीवेंस को एड्रेस नहीं करता तो आगे फिर कोर्ट है। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप एक वन स्ट्रोक ऑफ पेन सर सिर्फ PTI को नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती है ना। अभी जो मौजूदा सेटअप है निगरान हुकूमत का, उस पर कई बार पीपल्स पार्टी ने भी सवालात उठाए हैं कि उसमें जो हम देख रहे हैं कि जहाँ पर एक झुकाव है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब है, कई लोग ऐसे हैं। नहीं देखें, निगरान हुकूमत जो है वो अपनी लिमिट से बहुत ज़्यादा एक्सीड वाले काम कर रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसमें तो झुकाव नहीं है, वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो केयर टेकर गवर्नमेंट का मैंडेट नहीं है, नहीं होना चाहिए। वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो बाहर जा रहे हैं, मुआहदे कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का मैंडेट है। अब तो केयर टेकर का इलेक्टेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दरमियान में खत्म हो गए थे, ट्रांसफर वो कर रहे हैं, अपनी मर्जी के बंदे वो हर जगह पे लगवा रहे हैं। तो ये इस तरह जो है ना, केयर टेकर गवर्नमेंट जो न्यूट्रल जो है, न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो खो चुकी है। वो केयर टेकर गवर्नमेंट तो वो अभी देखे ना, वजीर दाखिला कल सब रिजाइन कर कहते हैं मैं इलेक्शन लड़ूंगा। वो भाई आइन में लिखा हुआ है आपके फैमिली मेंबर और आप इलेक्शन लड़ नहीं सकते। जहांगीर साहब, अब्दुल्ला साहब की जानिब में बढ़ूंगी और उनसे बात करूंगी इस सिलसिले में। अब्दुल्ला साहब, अभी जिस तरह से वही अगेन बात आ जाती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस पर बैठती क्यों नहीं है। अगर किसी को लग रहा है कि उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है तो वो जितने भी पक्ष हैं या जो उस वक्त सेटअप बना होता है उसको एंजॉय कर लेते हैं, और फिर बाद में इलेक्शंस की शफाफियत पर सवालात उठते रहते हैं, धांधली का शोर बरपा हम देखते हैं। तो तमाम पार्टीज़ को इस मसले को हल एक ही बार बैठ के करने देना चाहिए कि बैठें और मुतालबा किया जाए कि भाई
सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए? देखिए, कब करेंगे हम? तो वाजे है ना, ये बात तो वाजे है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मुतालबा है वो हमेशा होता रहा है। और जो एक इलेक्शन आपका चंद जमातें करती है ना, सारी जमातें नहीं करती। किसी एक को लाडला कहा जाता है, फिर वो जो लाडली जमात होती है वो उस वक्त नहीं कर रही होती, जब उन पे टर्न आती है फिर वो बात करने बैठ जाते हैं। यही गुजारिश कर रहा हूँ, जो लाडली जमात होती है वो तो नहीं बोलती ना, मसला ये है, उसको तो फायदा और होता है। ये आपस में नहीं बैठते, ये आपस में इसलिए नहीं बैठेंगे क्योंकि इनके पास कोई बयानिया नहीं है। इन तमाम के पास पाकिस्तान की आवाम को देने के लिए कुछ नहीं है, और उसकी वजह यह है कि इन्होंने अपने मफादात की सियासत की जो कि इनके नाक के आगे इनको नजर नहीं आती। ये एक बड़ी तल्ख हकीकत है। दूसरी तरफ जो है, अगर आप फेयर एंड फ्री की बात करें तो पाकिस्तान में जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ था उसके बाद पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था आज ही के दिन। तो ये भी एक अलमिया है। और तीसरी जगह अगर आप ये बात करें कि ये कब कब बैठते हैं, ये बैठेंगे मिसाके जमहूरियत पे, वहां इनको बंदर बांट करनी है, पीडीएम के अंदर एक दूसरे के गले लगेंगे, वहां ना कोई राइट विंग होगा, ना कोई लेफ्ट विंग होगा, ना कोई एक्सट्रीमिस्ट पार्टी होगी, ना कोई दीनी जमात होगी, वहां ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन ये अवाम के मफाद के लिए कश्मीर के ऊपर पेंडेमिक में कभी भी ये इकट्ठे नहीं बैठे। ये पीडीएफ, ये जो आप मुझे बताएं, जब टेडी दल आया ये बैठ गए, जब सैलाब आया ये बैठ गए आपस में। ये अवाम के लिए नहीं, अपनी मफाद के लिए बैठते हैं। ये लोग बड़े जालिम हो चुके हैं, मादरत के साथ। अभी जिस तरह से अब्दुल्ला साहब भी कह रहे हैं कि अपने मफादात के लिए आप लोग बैठ जाते हैं और जैसे ही मफादात ख़त्म होते हैं, वो जो एक गैर फितरी इत्तेहाद के बारे में कहा जाता है, उसके बाद दस्तो गिरबान भी हो जाते हैं, इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं। लेकिन अवाम के मफाद के लिए कब सियासी जमातें उठ के एक पूरा स्टांस है उस पर कायम रहेंगी? अच्छा जी, देखिए, इनकी बातें पहले भी मैं जवाब नहीं दे सकी थी, डिस्कनेक्ट हो गई थी और ब्रेक आ गया था। हम पूरे पाकिस्तान के पास वाहिद पार्टी है जो अपना नैरेटिव लेके जा रहे हैं। हमारे कायदीन गिरफ्तार तो दूर की बात है, शहीद किए गए। हमने अपने पाकिस्तान की तंसीबात पे हमला नहीं किया, अपने इदारों को बुरा नहीं कहा। हमारा अपना 15 साल की कारकर्दगी है। हम ये समझते हैं कि जो हमारी 5 साल हुकूमत भी रही मोहतरमा के बाद, उसमें हमने सबसे कम कर्जा लिया। हमारा एक ज़राई मुल्क है, हमने ज़राई पॉलिसी अपनाई और एक रिकॉर्ड जो है ज़राअत एक्सपोर्ट की। हमारे ज़माने में जो है वो गवादर से जो है लेकर गवादर सिंगापुर से लेकर चाइना को दिया गया, सी पैक की बुनियाद रखी गई और हमने जो है वो बेहतरीन पॉलिसीज़ के साथ जमहूरियत को जो है वो रूह बख्शी, 58(2)B का खात्मा किया। और इनको मैं बता देना चाहती हूँ, हमारे पास कारकर्दगी है, हमारे पास पावर सेक्टर में कारकर्दगी है, हमने सेहत में कारकर्दगी दिखाई है, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, दरियाए सिंध पे बहुत बड़ा हमने पुल बनाया है। और वही अगर देखा जाए तो कश्मीर में भी हमने इस तरह के काम किए थे, सबसे ऊंचा पुल बनाया था, बड़ा बनाया था, और उससे हमारे सिंध में तरक्की हुई है। हमारे पास हमारी कारकर्दगी और हम उसको लेके किसी बंद कमरे में नहीं बैठे, हमें किसी थर्ड ऑप्शन के तौर पे इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया था 2018 में पीजीआई की तरह। हम किसी जर्नल के आने से हमारी पार्टी नहीं बनी थी, हमें किसी ने जबान की बुनियाद पर किसी के खिलाफ उठा के नहीं बनाया था, हमें किसी ने GHQ का बच्चा नहीं बनाया था दही सिंध में जाके। हम इस वक्त भी अपनी मेहनत से खड़े, आज भी जो है या तो थर्ड ऑप्शन वाली पार्टी रो रही है जिसको नाफिज किया गया था, या वो पार्टियां जो इस तरह बनाई गई उनको इकट्ठा करके हमारे मुकाबले पे लाया जा रहा है। और हम आज भी जो है वो यही बात कर रहे हैं, अवाम के सामने जा रहे हैं। और मुझे नहीं मालूम कि कौन हमारी मल्टी क्लास पार्टी है। जब भी मेरा चेयरमैन अवाम के पास जा रहा है, बंद कमरों में नहीं है, इलेक्टेबल्स के पास नहीं है, इसमें मुझ जैसे लोग हैं अवाम में आपके चेयरमैन जा रहे हैं। ये आपका इस हवाले से टेक सामने आ गया। बहुत शुक्रिया शहला रज़ा साहिबा और जदून साहब हमारे साथ मौजूद, दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे। एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ ही होंगे, मज़ीद हम जो मौज़ूआत हैं उन पर बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन। और आज APS हमले के 9 साल पूरे हो गए हैं। ये सानिहा 9 साल पहले जब पेश आया, इस हमले की गूंज अब भी लोगों की दिलों और जहनों में नक्श है। दहशतगर्दों के इस बुज़दिलाना हमले में प्रिंसिपल, असातिज़ा, तलबा और दीगर अमले समेत 140 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। पाक आर्मी के जवानों ने दहशतगर्दों को भरपूर जवाब देते हुए इन्हें अंजाम तक पहुंचाया और सानिहा APS ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नई रूह फूंक दी, जिसके नतीजे में नेशनल एक्शन प्लान तश्कील पाया और कबायली इलाकों में दहशतगर्दी की खात्मा मुमकिन हुआ। APS हमले में मुलव्वस 6 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार किया और मौत की सजाएं सुनाई गई। दहशतगर्दों ने जिस सफाकी के साथ बच्चों को शहीद किया, कौम इस गमनाक सानहे को कभी नहीं भूल सकती। तो इसी हवाले से अब्दुल्ला गुल साहब दिफाई तज्जियाकार भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। और सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस सानहे से मुतालिक बात करने के लिए। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सैयद मोहम्मद अली साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी। ये जो हमने देखा कि 9 साल पहले ये गमनाक हमें हादसे का सामना रहा, ये जो सानहा पेश आया जिसका आज तक ज़ख्म ताज़ा है, उन वालिदैन से पूछा जाए, शोहदा की फैमिली से, तो वो ना तो इस गम को भुला पाए और ना ही हम इसको भुला पाएंगे कभी। इसके बाद जो एक नेशनल एक्शन प्लान तश्कील पाया था, आप समझते हैं कि उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हो रहा है? क्योंकि रवां साल जो एक रिपोर्ट आई है उसमें भी अब तक कई दहशतगर्दी के हमले हो चुके हुए हैं, इनकी रोकथाम मुकम्मल तौर पर हो जाएगी? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जो 16 दिसंबर का जो सानहा पेशावर है, मैं समझता हूँ कि पहले तो मुख्तसरन में ज़रा जामे अंदाज में उसके तमाम पहलुओं को हमें उसका अहाता करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात ये कि दुश्मन ने जिस दिन का और जिस टारगेट का चुनाव किया था वो पहले समझना ज़रूरी है कि इससे ये बात साबित होती है कि जिस दुश्मन से पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे, पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम इस वक्त बदसरे पैकार है, उसका नज़रिया वही है, उसके मकासद वही हैं जो कि उस दुश्मन के थे जिसने मशरक़ी पाकिस्तान को 16 दिसंबर को मगरबी पाकिस्तान से जुदा किया था। उसका फॉर्म, उसका बयानिया मुख्तलिफ है, लेकिन उसका मकसद और नज़रिया वही है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात ये कि उन्होंने मासूम बच्चों को APS के अंदर तकरीबन 150 के करीब बच्चों को मतलब शहीद किया। इससे दूसरा पहलू ये साबित होता है कि जो हमारा दुश्मन इस्लाम का नाम डिस्टॉर्ट करके अपने मजमूम मकासद इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ हासिल करना चाहता है, वो इस्लाम से उसका कोई दूर का भी वास्ता नहीं है, जो कि बच्चों, मासूम बच्चों, सिविलियन, ख़वातीन और बूढ़ों के एहतराम और हिफाजत की जिम्मेदारी रियासत के ऊपर आयद करता है। ये दो बातें करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। अब मैं आता हूँ तीसरे पहलू की तरफ कि यकीनन उसने पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फ़ौज, रियासती इदारे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इंटेलिजेंस इदारे और कौम को यूनाइट भी किया, गैल्वनाइज भी किया, जिसके नतीजे में हमने फैसला कुन अंदाज में दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत वाज़ेह कामयाबियाँ हासिल की। ये उसका तीसरा पहलू है। चौथा पहलू जो आपके सवाल में भी था कि जनाब नेशनल एक्शन प्लान का क्या बना, तो मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती से आपके तवस्सुत से मैं कहना चाहता हूँ कि 2018 से 22 के दौरान मैं समझता हूँ कि कुछ स्ट्रेटेजिक गलतियाँ की गई, जिनका खमियाजा हमने बाद में भुगता और अब बहुत बड़ी कुर्बानियाँ और शहादतें दे के हम दोबारा वो कामयाबियाँ देरपा अंदाज में हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको कुछ स्ट्रेटेजिक गलतियाँ जिस तरह के इन दहशतगर्द तंजीमों से मुज़ाकरात या उनको पनाह देने या 5000 के करीब जो दहशतगर्द हैं उनको आज़ादी फ्राहम करने जैसी गलतियाँ की गई, तो जिसके नतीजे में उन दहशतगर्दों ने अपने आप को मज़ीद मुनज़्ज़म किया, अपने बयानिए को लेजिटिमाइज़ करने की कोशिश की और अपने अफसरों को मज़ीद मजबूत किया, मज़ीद हथियारों और ट्रेनिंग का फ़ायदा उठाया। साथ ही में अफ़गानिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत आई पिछले 2.5 साल में, बदकिस्मती से उन्होंने भी अपनी आलमी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की और दहशतगर्द तंजीमों को
ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, प्लानिंग, इन तमाम शोबों में बिल्कुल खुल्लम खुल्ला इजाज़त और आज़ादी दी, जिसके नतीजे में इस वक्त हम एक बड़े चैलेंज से ओहदा बरा हो रहे हैं। लेकिन इसमें खुशाइन बात यह है कि इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत और खुसूसन जो पाक फौज की मौजूदा क़यादत है जनरल आसिम मुनीर के लीडरशिप में, उनको इस बात का इदराक और एहसास है कि ये गलतियों की तलाफ़ी करने के लिए हमें एक जामिया और हमजहत हिकमत अमली की ज़रूरत है, जिसमें सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, सिविलियन इदारे, गवर्नेंस, इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस का एक मजमूई हिकमत अमली की ज़रूरत है, जिस पर इस वक्त पाकिस्तान के रियासती इदारे, फौज, इंटेलिजेंस एजेंसीज बैक वक्त कार फरमा हैं। तो उम्मीद की जाती है कि इंशाअल्लाह हमें इसके नतीजे में काफ़ी कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं और मुस्तक़बिल में ज़्यादा देरपा और फैसला कुन कामयाबियाँ इस हवाले से हमें हासिल हों। अब्दुल्ला साहब, ऐसे वाक़यात से बचने के लिए जो अब तक इक़दामात किए जा रहे हैं, आप समझते हैं वो तसल्ली बख्श हैं या मज़ीद इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहिए? और करना चाहिए तो आप क्या समझते हैं कि क्या हम कर सकते हैं ताकि तदारुक हो सके मुकम्मल तौर पर ये दहशतगर्दी की इफ़रियत का? देखें, टेररिज्म जो है आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास एक बरतर नजरिया, सुपीरियर आइडियोलॉजी ना हो, क्योंकि बहरहाल दहशतगर्द जो होता है वो भी जान दे रहा होता है और उसके नज़र के अंदर वो एक बहुत बड़े मकसद के लिए दे रहा होता है। तो उसको एक तो इसको काउंटर करना बड़ा ज़रूरी है। जो बयानिया बना था उलमाए कराम की जानिब से पाकिस्तान, पैगाम पाकिस्तान, मेरे ख्याल है उसको दोबारा मेरे ख्याल में उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात यह है कि 16 तारीख के हवाले से जो कि दो बातें हैं। पहली बात यह है कि दुश्मन ने हमें इतना ज़बरदस्त जख्म लगाया कि हम सकूत ढाका का आज जिक्र नहीं कर रहे, बल्कि हम APS का जिक्र कर रहे हैं ज़्यादातर चैनल्स के ऊपर। आप देखना यह है कि 16 तारीख का जो वाक़या था उसका दिन का चुनाव बड़ा अहमियत का हामिल है। और दूसरा जो अहम इसके अंदर पहलू है वो ये है कि विक्रम सूद जो फॉर्मर उनके इंटेलिजेंस चीफ था भारत का, वो अपने 11 बजे के ट्वीट के अंदर बाकायदा लिखता है कि मोर एक्सप्लोजन एंड मोर कैजुअलिटीज एक्सपेक्टेड इन आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर, यानी कि ज्यादा धमाके और ज्यादा अमवात जो हैं वो वहां की जा रही है, जबकि पाकिस्तानी मीडिया को तकरीबन ये 1 बजे के बाद खबर मिली। तो फिर किसने उसको ये बता दिया? देखिए, ये एक बहुत बड़ा केस है जो कि मेरे ख्याल में इनिशिएट करने की जरूरत है। अब जो तीसरी बात यह है कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद जो एक मेरे ख्याल में नेशनल एक्शन प्लान बना, अफवाज पाकिस्तान के जुमरे में 4 नुकात आए जो कि उन्होंने बहुत ही एहसन अंदाज में इसको निभाया और आज तक निभा रहे हैं। बात यह है कि सिविल हुकूमतों ने उसके ऊपर क्या किरदार अदा किया। उसके बाद हमने एक मुश्तरका PDM की हुकूमत देखी, हमने PTI की हुकूमत देखी और उससे पहले PMLN की हुकूमत देखी। तो नतीजा क्या निकला? अगर देखें, मैं नहीं समझता, मैं क्योंकि अफवाज पाकिस्तान की हिस्ट्री से वाकिफ हूँ, मैं नहीं जानता कि कोई एक ऐसा महाज जिस पे अफवाज पाकिस्तान ने कोई कमजोरी या लचक दिखाई हो, बल्कि हमेशा जानों के नजराने पेश किए और हमेशा जीत के आए। लेकिन जब जब सियासी महाज आया, जब जब सिफारती महाज आया, हमने इसके ऊपर कमजोरी दिखाई। जैसे मैंने आपको अभी ये यानी आप कह रहे हैं सर, वक्त चूंकि हमारा खत्म हो चुका है प्रोग्राम का, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सिफारती महाज पे भी हमने कुछ कमजोरियां, लैप्सेस देखे। बहुत शुक्रिया। अमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, सैयद मोहम्मद अली माहिर कौमी सलामती उमूर हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।